जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट। और ये है हम लोग का सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी वाला प्रैक्टिस सेट। पिछला सेशन था जीके जीएस का होमवर्क के रूप में आपसे पूछ रखे थे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई कहलाता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे साथ में पूछे थे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कहिएगा सर इसकी स्थापना की बात यदि की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कई सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। काजल, अंबिका, ज्योति, सबाना, नीतीश, इसके अलावा है दिव्यांशु, निकेश, प्रिया, पूनम और सादिक भाई साहब। तो आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। और हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और आप ध्यान में रखिएगा कि ये ना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कमीशन, तो कहिएगा सर जी हिल्टन, है ना, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और फिलहाल आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहिएगा सर जी मुंबई में है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ है, कहिएगा सर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। तो हाँ मेरे भाई, 1 जनवरी ठीक ना, और 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1949 को कहिएगा सर राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब सर अपने देश के अंतर्गत है, इससे पहले किसी और देश के लिए काम करता था क्या। तो हाँ मेरे भाई, ये पहले ना, जैसे अभी जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं, उस समय उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो पहले ये बर्मा और हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान वगैरह के लिए, है ना, वहाँ पर भी केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया है। तो 1949 के बाद ये पूर्णतः जो है इंडिया के लिए जो है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लग गए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। स्थापना इसका जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। कहाँ पर इसका मुख्यालय, तो कहिएगा सर जी मुंबई में है। और हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इतना बात जो है ध्यान में रख करके चलिएगा। आ जाइए, हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना इस पूरे लाइन में त्रुटि आपको कहाँ पर दिख रहा है। तो कह रहा है मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। दिमाग लगिए कहाँ पर गलती है, कहिएगा सर। देखिए यार मेरे भाई, एक फूलों की माला, तो ये भले होना चाहिए कि फूलों की एक माला, है ना, फूलों यानी कई सारे फूलों की एक माला। यहाँ पर कह रहा है एक फूलों की माला, तो ये कहना तो गलत है, एक फूल का माला हो नहीं सकता है। तो बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी ऑप्शन डी में दे रखा है एक फूलों की माला। इसी में त्रुटि है, यहाँ पर फूलों की माला होना चाहिए ना, या फिर फूलों की एक माला, इस प्रकार से होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सर डी हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि पूछा तो त्रुटि जो है इसी भाग में है। आ जाइए भाई, मेरे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छा, भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है। पूछ रहा है कि इस अंडरलाइन के अलावे एक शब्द आप क्या दे सकते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बिल्कुल मेरे भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकालदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को क्या बोलेंगे, त्रिकालदर्शी। अच्छा, पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, तो अच्छे से पता होगा, मतलब आर पार दिखने वाला, उसी को हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी किसको बोलेंगे, यानी सूक्ष्म चीज़ों को, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी क्या हो गया, मतलब सर आगे की बातें जानने वाला, आगे के बारे में देखने वाला, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर करें दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे कि कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो इसके बारे में आपको एक शब्द देना है, धन का भरपूर दुरुपयोग। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर मित व्यय का मतलब आप बताए थे, यानी जो कम खर्च करता हो उसको हम लोग मित व्ययी कहते हैं। यानी मित व्यय माने हो गया कम खर्च, व्यय माने हो गया कि सिर्फ खर्च करना, और संचय मतलब होता है संजो करके रखना, यानी कि, है ना, उसको संभाल करके रखना। तो फिर सर ये दुरुपयोग तो उसको नहीं कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। अपव्यय को ही कहते हैं कि धन का भरपूर दुरुपयोग, है ना, वो क्या कहलाता है एक शब्द में, उसको हम अपव्यय बोल सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेंगे, है ना, ताकि सारे ऑप्शन दिख जाए। कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्या करें, कहते हैं सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। यानी सड़क पर पड़े वैसा लावारिस वस्तु जिस पर आपको संदेह हो रहा है उसको छूना नहीं चाहिए। एक तो पहले ये तो सही बात लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रही है अंडरलाइन के बदले जो है एक शब्द दीजिए, जिस पर संदेह हो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में। तो बिल्कुल कहिएगा सर जिस पर संदेह हो उसको हम लोग संदिग्ध बोलेंगे ना। कहते हैं ना भाई संदिग्ध मामले का पता चला है, मतलब कि संदेह है इस चीज़ों पर।
तो जिस पर संदेह उसको हम लोग संदिग्ध बोलते हैं। अच्छा, अशक्त मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आप लिख लीजिए, है ना। अशक्त मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। और मुमुक्ष मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है, मुमुक्ष वाला डायरेक्ट पूछेगा, इसका शब्द अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, मुक्ति पाने को इच्छुक, मुक्ति पाने को इच्छुक, उसी को कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बाकी से लिस्ट आपको याद नहीं करना है, ये तीनों आप ध्यान रख करके चलिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, सेशन आज का ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, आप लोग सेट जरूर लगाइए। देखिए, बाएं हाथ का खेल होना, इसका मतलब क्या हो गया, मुश्किल कार्य करना, कहिएगा सर नहीं। असंभव, कहिएगा सर नहीं। बाएं हाथ का खेल मतलब असंभव कार्य तो नहीं सर। बाएं हाथ से खेलना, सर ऐसा सिंपल तो होगा नहीं बाबू मेरे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर अच्छे से पता है, आसान कार्य है ना। कहता नहीं कि ये मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, मतलब मेरे लिए तो ये आसान कार्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। मुहावरा कुछ इसी प्रकार से होता है। आ जाइए, मतलब डायरेक्ट उसका मीनिंग नहीं निकलता, थोड़ा सा हट के होता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें, इसमें क्या हो, कोई त्रुटि हो। चलिए त्रुटि पकड़ते हैं भाई साहब। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। कहीं पर तो सर अभद्र सा लग रहा है सुनने में। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। देखिए, यहाँ पर आपको डाउट यहाँ पर हो रहा है ना, वे। सर ये वे के जगह यदि हम लोग वह बोल दें तो सर कितना अच्छा लगेगा सुनने में, कि जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता है ना। तो ये वह शब्द, यानी यहाँ पर सर्वनाम त्रुटि हुआ है। तो आप देखिए वे वाला किस ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, कह रहा है ना वे परीक्षा में, जिसमें ये वे शब्द आया है, समझ लीजिए उसी में त्रुटि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। समझ गए ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, है ना। कठिन शब्द इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। मिडिल स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, या फिर ये कहें कि 9th-10th में पढ़ते थे। कई सारे मनोरंजन के तौर पर टीचर लोग जो है कठिन शब्द लिखवाना शुरू करते थे। तो एक तरह से सही ही था। आज देखिए यूज भी हो रहा है उसका, है ना। बताना है आपको सही वर्तनी किसका है। ननिहाल लिखा हुआ है, सब में ननिहाल, यहाँ पर देखिए ननियाल लिखा हुआ है। तो कहिए सर ननियाल तो होता ही नहीं है, तो पहली ऑप्शन छट गया। इन तीनों में से बताइए। तो देखिए बाबू मेरे, इसमें कहीं पर भी दीर्घहीकर नहीं होता, यानी कि इस प्रकार से, है ना। ये दीर्घहीकर वाला नहीं होगा। तो कहिएगा सर दीर्घहीकर इसमें दे रखा है, ये गलत है सर। इसमें भी दे रखा है, ये गलत है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बच गया सर ऑप्शन ए, ननिहाल। ये बिल्कुल सही लिखा है ना। तो सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन ए वाले का, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम पहले ही बताते रहे आज का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लिए हैं, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी से जो है ये अलंकार वगैरह दिए हैं, 2-4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब सिर्फ अलंकार से ही दिए हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर त्रुटि पकड़िए। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। कहाँ पर त्रुटि है, पकड़िए तो। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। देखिए यहाँ पर ना लिंग त्रुटि हुआ है। मतलब क्या कि मोहन का आम का बगीचा, सर ठीक, बड़ी ही सुंदर कहना गलत है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बड़ा ही सुंदर है। अब एक बार पढ़िए तो, मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है, बड़ी ही सुंदर, इसलिए गलत है। तो बड़ी ही किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर जी सी में दे रखा है। तो त्रुटि वाला भाग यही हो जाएगा ना, ये वाला त्रुटि वाला भाग है। चलिएगा आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छा ये भी वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। पूछने का बस तरीका अलग अलग होता है ना, बस आपको याद रखना है कि इसके लिए आएगा कौन सा शब्द। कहते हैं काम से जी चुराने वाले, इसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा। तो काम से जी चुराने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहिएगा सर जी कर्मठ मेहनती नहीं सर। काम से जी चुराने वाले हम लोग कामचोर कहते हैं ना। कहेगा अरे भाई कोई काम करते मतलब वो बहाना मार करके निकल जाएगा, उसी को कहते हैं काम से जी चुराने वाले कामचोर लोग, है ना। अच्छा यहाँ पर लिखा है कर्मठ, तो कर्मठ के लिए क्या शब्द यूज होएगा कि अत्यधिक मेहनत करने वाला, है ना। उसको हम लोग कर्मठ बोलते हैं। लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। अत्यधिक मेहनत करने वाला उसको कर्मठ बोलते हैं। मेहनती तो मेहनत करने वाला, है ना। और निर्लज किसको बोलते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। यानी कि निर्लज उसको बोलेंगे जिसके पास कोई लाज या ये कहीं कि कोई शर्म ना हो, है ना। तो उसके लिए निर्लज शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निर्लज मतलब कोई लाज नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है सही वर्तनी वाला। देखिए तो यहाँ पर अतिथि गृह लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पर अतिथि वगैरह आकर के रुकता है ना जिस घर में, उसको हम लोग अतिथि गृह कहते हैं। तो यहाँ पर वही शब्द लिखा हुआ है। सही कौन सा, ये आपको पकड़ना है। अतिथि गृह। तो देखिए इसमें भी ना दीर्घिकार वाला होगा नहीं। तो देखिए सर दीर्घिकार कहाँ पर दे रखा है, सर अतिथि, इसमें दीर्घिकार ये वाला नहीं होगा। और कहीं पर है क्या सर, अब तो कहीं पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए तो
अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दीर्घ कर दे रखा है, कहिएगा सर ये वाला भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन बच गया। यहाँ पर अब गौर कीजिए, देखिए क्या लिखा है, अतिथि ग्रह, ग्रह तो प्लेनेट वगैरह हो गया ना, तो फिर ये तो होगा नहीं सर, ग्रह माने घर होता है ना, रीकर होता है उसमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, अतिथि ग्रह, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी कह रहा था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको, शोक शब्द का विलोम बताना है। तो शोक का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जी के, जिसमें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कहिएगा सर जी कोसी नदी। शोक माने क्या होता है, दुख होता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, मतलब कि हर वर्ष जो है कि बाढ़ ला देता है बिहार में वो कोसी नदी, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है। मैंने शोक माने होता है दुख। तो सर विलोम कहा रहा है चुनने के लिए, शोक का उल्टा फिर क्या हो जाएगा, मतलब दुख का उल्टा सुख या खुशी बोल सकते हैं। तो देखिए इसी का पर्यायवाची शब्द होता है, खुशी का ही पर्यायवाची शब्द होता है हर्ष। ठीक है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जी हर्ष उसको बोलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका हर्ष, या इसके अलावा उल्लास रहता तो हम उल्लास भी लगा सकते थे, उल्लास मतलब वही होता है खुशी। ठीक है ना, समझ गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहते हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपको क्षति का पर्यायवाची, अच्छा यहाँ पर विलोम नहीं है, पर्यायवाची पूछ रहा है। क्षति, क्षति माने क्या होता है, किसी चीज़ का क्षति हो जाना, मतलब उस चीज़ का हानि हो जाना। तो क्षति मतलब होता है हानि, क्षमता होगा नहीं सर, हार सर, क्षति माने हार तो नहीं बोलेंगे, हाँ हानि सर दे रखा है ऑप्शन सी में, तो यही वाला बाबू मेरे सही हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षति माने क्या हो गया, कहिएगा सर जी हानि। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है, हानि की जगह नुकसान रहता तो हम नुकसान लगा सकते थे। ठीक है ना, या फिर इसके अलावा हानि तो दिया ही है, या फिर घाटा भी हो सकता है ना, क्षति माने घाटा भी बोल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते, कहते दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, बताइएगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको एक शब्द में क्या कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा सर उसको एक शब्द में अद्वितीय कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय माने दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय, एक मात्र वही है ना, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम अद्वितीय बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान आप रखिएगा थोड़ा सा कि दंडनी माने क्या हो गया, तो दंड देने योग्य, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, दंडनी मतलब क्या हो गया, दंड देने योग्य। गोपनीय मतलब क्या होता है, तो गुप्त रखने योग्य है ना, गोपनीय माने हो गया गुप्त रखने योग्य, और तुलनीय माने हो गया तुलना करने योग्य। समझ गए ना, तो ये सारे शब्द पर जो है आप ध्यान रख करके चलिएगा। और द्वितीय माने हो गया जिसके समान कोई दूसरा ना हो। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहते कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहते तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए, दिमाग लगाइए, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए मेहमान हुए। सर ये क्या सेंस होता है, कुछ नहीं है, गलत है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए पागला गए, अरे वाह पागल हो गए, ऐसा तो होता है ना, पागल हुए, तो ये भी सर होगा नहीं। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए सफल, मेहनत नहीं करेगा तो सफल कोई कैसे हो सकता है, सर सी भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन डी। आराम से हम लोग आँख कान बंद करके असफल लगा सकते हैं। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए। करेक्ट आंसर यहाँ पर बाबू मेरे डी हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कहता है आभूषण का पर्यायवाची बताइए, यानी आभूषण को और हम किस शब्द में बोल सकते हैं। तो आभूषण यहाँ पर देखिए करेक्ट हो जाएगा कि सर जी अलंकार, आभूषण को हम लोग अलंकार भी कहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, अलंकार के अलावा उसको गहना भी कहते हैं, आभूषण को गहना कहते हैं और जेवर कहते हैं। इसके अलावा आभरण भी कहते हैं, आभरण कहते हैं। इसके अलावा भूषण कहते हैं, भूषण कहते हैं। आभूषण तो कहते ही हैं, अलंकार भी कहते हैं। तो ये सब पर्यायवाची हैं आभूषण के। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, करेक्टनेस यहाँ पर बी था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए, भरने नहीं होगा, भरने के लिए, यहाँ पर लिखावट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता है कृपया कूड़ेदान डैश प्रयोग करें, कृपया कूड़ेदान से प्रयोग करें, सर नहीं सर। कृपया कूड़ेदान पर प्रयोग करें, सर नहीं। कृपया कूड़ेदान में प्रयोग करें, में, कृपया कूड़ेदान में, अच्छा सर डाउट लग रहा है, लेकिन अगला कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। देखिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, ये हर जगह लिखा होता है, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, है ना, यानी कचरा जो है कूड़ेदान में ही डालें। में यहाँ पर शब्द नहीं आएगा, कह रहा है कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए भाई साहब। बहुज्ञ का विलोम यहाँ पर बताइए। बहुज्ञ माने क्या होता है, बहुज्ञ माने होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर सर इसका उल्टा हो जाएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ माने क्या हो गया, कहेंगे सर जी कम, बहुत कम, उसको हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग न्यूनतम भी कह सकते हैं ना, न्यूनतम भी बोल सकते हैं, अल्पज्ञ या न्यूनतम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
आइएगा अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा हाँ सही है वैसे। आ जाइए, कहते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे बाल बाल बचना, बालों से बचना नहीं सर, बालों से क्या खतरा, संकट में कठिनाई से बचना, बाल बाल बचना, हाँ सर ये तो लग रहा है। अच्छा अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, कठिनाई होना, बाल बाल बचना कठिनाई होना, हाँ कठिनाई तो होता ही है और उसमें हम लोग बाल बाल बचते हैं, इसका मतलब ये होता है कि संकट में कठिनाई से हम बच गए, तो ये वाला नहीं होगा सटीक, अभी तक यही वाला है। और आसानी से बचना ये भी नहीं होगा, बाल बाल बचना आसानी से बचना नहीं होता है, वो मतलब जिसको कहता है ना कि रेयर केस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो संकट में बड़ी ही कठिनाई से बच जाना उसको हम लोग कहते हैं बाल बाल बचना। तो करेक्ट आंसर सबसे सटीक वाला ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइएगा, कई बार स्टूडेंट जो है लगता है कि सर क्वेश्चन तो हल्का था लेकिन सर ऑप्शन घुमा करके दे दिया था, है ना, इस प्रकार से स्टूडेंट लोग लटक भी जाता है। तो खैर प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत ऋतुओं का डैश है, दिमाग लगाइए, वसंत ऋतुओं का क्या है भाई है, ये सर कहीं तो नहीं सुने ऐसा, है ना। अगला कहता है कि बसंत ऋतुओं का नाना है, वाह वाह, नाना नानी लगा रखा है सर। अगला देखिएगा, वसंत ऋतुओं का राजा है, हाँ सर ये हो सकता है, और वसंत जो है ऋतुओं का मामा, भाई ये भाई नाना और मामा सब नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी सी हो जाएगा, वसंत ऋतुओं का राजा है। ऐसा सर क्यों, वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है, तो भाई ये सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा बरसात, है ना, अलग ही माहौल रहता है बसंत ऋतुओं का। करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छा, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है, बताइए। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या है, मलिन है, जीवन का लक्ष्य मलिन नहीं सर, जीवन का लक्ष्य खराब नहीं सर, जीवन का लक्ष्य चौड़ा, सर चौड़ा लंबा तो नहीं होगा सर, हाँ लंबा हो सकता है लेकिन सर चौड़ा तो नहीं बोल सकते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो सर इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे सटीक जो हो जाएगा वो तो डी हो जाएगा ना, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। या फिर हम ये कह सकते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा सर ऑप्शन में था नहीं, तो सबसे सटीक तो सर फिर ऑप्शन डी ही बचता है। तो बिल्कुल भाई मेरे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कहता है कि उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार। अच्छा यहाँ से आपका अलंकार है, बताइएगा। उपमेय में उपमान के संशय को, ये सर संशय पैदा करने वाला, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि संभावना या ये कहें कि कल्पना पैदा करने वाला, कल्पना होने वाला। उसमें लोग क्या पढ़े थे, एक सर आप बताए थे एक बार, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, शब्द बताए थे ना, हाँ एक सर मानो, मन हूँ, जन हूँ, ये सब शब्द कैसा है कि मानो ऐसा, मन हूँ ऐसा, ये सब शब्द है कल्पना करने वाला शब्द, तो सर इसी में तो संशय पैदा होता है, तो सर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, लेकिन बाबू मेरे ऑप्शन में है नहीं। तो हाँ सर एक ऑप्शन दे रखा है संदेह अलंकार, तो ध्यान रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार को ही संदेह अलंकार भी बोला जाता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संदेह अलंकार कह लीजिए या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार कह लीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें शब्द आता है मानो, मन हूँ, है ना, उपमेय और उपमान के बीच वाला शब्द को उसके यानी कि ये कहें कि उसके मतलब को अलग करने के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पुराने स्टूडेंट को इसका जवाब पता होगा, बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है, करा चुके हैं आप सभी को। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, कहिएगा सर ये तो हर बार सर आ रहा है, यहाँ पर भी सर तो है, यानी क्या हुआ है, ये एक शब्द ए मतलब ये जो एक तो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। तो सर इस प्रकार से वर्ण कई सारे आए हुए हैं, तो इसी को कहता है वर्णों की आवृत्ति क्या बोलते हैं, या फिर ये कहें कि वर्णों की पुनरावृत्ति, ये भी बोला जाता है पुनरावृत्ति। तो इसका मतलब होता है कि बार बार एक ही वर्ण का इस्तेमाल किया गया, तो इसी में हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि वर्णों की बार बार उपयोग हुआ वो, तो इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक सर जी बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वर्णों की बार बार इसमें जो है आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है, बताइए। कनक कनकते 100 गुनी, एक शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं कनक कनक, सर आप बताए थे कनक कनक यानी कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार इस्तेमाल हुआ हो और हर स्थिति में उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो बिल्कुल कहिएगा सर वहाँ पर होता है यमक अलंकार, है ना, यमक अलंकार। अच्छा सर यहाँ पर एक कनक का मतलब क्या होता है, आप सभी को बता चुके हैं, इसका मतलब होता है एक बार तो सोना और दूसरे का मतलब होता है धतूरा, है ना, इसका मतलब होता है धतूरा, ठीक है।
तो कनक कनकते सौगुनी, सोना और धतूरा दो अलग अलग अर्थ इसके होते हैं, इसलिए इसमें हमको लगाना है यमक अलंकार। आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पर। कह रहा कि चरण कमल बदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बदौ हरिराई, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी बिल्कुल, यहाँ पर है सी यानी कि रूपक अलंकार। सर रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे? देखिए जिस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको बताया था ना कि कल्पना या संभावना वाला संदेह पैदा होता है, इसलिए उसको संदेह या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। बीच में शब्द आता है मानो मनहु जानो जनहु, इस प्रकार से शब्द आता है। यहाँ पर है रूपक अलंकार, यानी कि देखिए जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं उपमान, और जिससे किया जाता है जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग उपमान कहते हैं, और जिसका तुलना किया जाता है उसको उपमेय कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच में यदि समानता दिखाने के लिए किसी भी शब्द बीच में किसी भी प्रकार के शब्द का इस्तेमाल यदि ना किया जा रहा हो, चूंकि समानता ही इतना अधिक है कि भाई शब्द का इस्तेमाल ना करके सीधा उसी चीज को जो है डायरेक्ट बता दिया। जैसे चरण कमल, यानी चरण को ही कमल के समान बता दिया गया है, बीच में कोई शब्द इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। बीच में यदि यहाँ पर होता है मानो चरण कमल, तो मानो शब्द है ही नहीं। बीच में सा रहता कि चरण सा कमल, सा रहता तो सर सा से सी किस में आता है? सर आप बताए थे उपमा अलंकार में, लेकिन सर सा सी से शब्द तो सर है यहाँ पर है नहीं। तो इसीलिए डायरेक्ट जो है उपमेय उपमान को एक दूसरे का जो है समानता काफ़ी जटिल है यहाँ पर, इसलिए उसमें होता है रूपक अलंकार। समझ गए ना? और इसका मतलब हो गया कि मैं भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो चरण कमल में रूपक अलंकार होता है, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाती है। चरण कमल वाला जरूर ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से पूछ लेगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आ जाइए तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? एक ही शब्द पकड़ना है भाई मेरे, सरिस। सर शब्द एक बार बताए थे आप, सदृश या सरिस। तो सा से सी है ना, सम समाना, ये समाना, बीच में देख रहे हैं यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए बीच में शब्द यूज हो जाता है इस प्रकार से, है ना, कि पीपर का पात जो है किस प्रकार से डोला, सरिस मन डोला। तो देख रहे हैं बीच में तुलना करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सा से सी सम समाना, या फिर सदृश शब्द यूज किया जाता है, सदृश, या फिर इसी के अलावा प्रकार जो यहाँ पर जो यूज हुआ है सरिस, है ना, क्या यूज हुआ है? कहेंगे सर सरिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इन सारे जो शब्द होता है सा से सी वाला, उसमें होता है उपमा अलंकार। तो 25 का करेक्ट आंसर जी बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मानो मनहु जो आता है उत्प्रेक्षा अलंकार या संदेह अलंकार में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। लास्ट में आप सभी से होमवर्क के रूप में बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा, कि सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए सब में पंखुड़ी लिख रखा है, लेकिन करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। पंखुड़ी, दिमाग लगाइए सर कौन सा हो जाएगा पंखुड़ी, ये आपको कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और यदि आप फ्री में PDF वगैरह चाहते हैं तो पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा बीके स्टडी कॉर्नर्स के नाम से, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, फ्री में आपको वहाँ पर PDF मिल जाता है। और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।